अभी तो एक मिला था कांग्रेस पार्टी को, अब एक भी नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी कॉन्फिडेंस और रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसे बीजेपी की खूबी कह लीजिए या बेहतर मैनेजमेंट। 2023 विजय के बाद बीजेपी ने लोकसभा का लक्ष्य तय कर लिया है। मिशन मोड में रहने वाली बीजेपी का इरादा क्लीन स्वीप करने का है। लिहाजा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी मिशन 29 में जुट गई है। 51% वोट शेयर लाने की तैयारी, मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक को जिम्मेदारी, बूथ मैनेजमेंट के हर बूथ को करेंगे मजबूत। चुनाव हारे प्रत्याशी भी मैदान में जुटेंगे। डबल इंजन के विजन को घर घर तक ले जाना, मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना। 2023 चुनाव हार चुके प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कह रही है, तो कांग्रेस का जोश भी हाई है। भारत न्याय यात्रा की घोषणा के साथ ही एमपी कांग्रेस भी लोकसभा की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो कह रही है उसका जवाब उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हर उस विधानसभा को भी जीतें। हम पिछले लोकसभा में भी जीते हैं, लेकिन आगामी आने वाले समय में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। तो उन सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़े मन के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर और बात की है कि बूथ तक जाएंगे, बूथ के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और एक नए उत्साह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा में उतरेगी। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा भी 14 जनवरी से निकल रही है। उसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत सी संसदीय क्षेत्र से ग्वालियर और विंध्य में जाने वाली है। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस चुनिंदा सीटों पर फोकस करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेगी, तो बीजेपी की नजर नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा फतेह करने की होगी। 2019 चुनाव के आंकड़े भी बताते हैं कि सिर्फ एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस फतेह करने में कामयाब हुई थी, वो भी करीब 40,000 वोटों के मार्जिन से। अब देखना होगा कि कांग्रेस किन सीटों पर खास फोकस करेगी और छिंदवाड़ा फतेह के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी का छिंदवाड़ा प्लान क्या होगा। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की रणनीति में चुनिंदा सीटों पर फोकस रहेगा। सवाल नंबर 3, वो कौन सी सीटें होंगी जहां कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिशन 29। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी स्टूडेंट है जो एक परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी परीक्षा की तैयारी में तत्काल जुट जाती है। जीत का नशा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जीतने के बाद बाहर तो बहुत जोश दिखाया जाता है, लेकिन भीतर की बैठकों में माहौल एकदम भिन्न होता है, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ इस पर जोर होता है कि इस नशे को अपने दिमाग पर चढ़ा मत लीजिएगा, वरना अगला चुनाव आपको ज़मीन पर ले आएगा। एक अच्छी रणनीति है ये कि आप जीतते हैं और जीतने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ वो जीत आपके सर चढ़ जाए, आप इससे परहेज़ करने की कोशिश करते हैं और अगली जीत की तैयारी इस तरह करते हैं जैसे पिछली बार आपको जीत मिली ही ना हो। क्योंकि जीत और हार में एक बड़ा बुनियादी अंतर होता है। हार आपको मायूस करती है, आपके मन को तोड़ती है, आपको उद्विग्न और बेचैन करती है और इस वजह से कई बार आपका लक्ष्य आपसे और दूर हो जाता है। जीत की एक खुमारी होती है, एक नशा होता है और इस वजह से वो जीत तो आपको मिल जाती है जिसके लिए आपने खूब परिश्रम किया, लेकिन अगली जीत मुश्किल हो जाती है। बीजेपी जीत के लिए बहुत बेचैन रही है
और बहुत लंबा संघर्ष भी किया उसने, इसलिए वो जीत की कीमत को समझती है। और शायद यही वजह है कि इस समय वो एक लंबे रोड मैप के साथ है। 10 साल सत्ता में हो चुके हैं, लेकिन 24 की तैयारी ऐसी है जैसे पहली बार की तैयारी कर रहे हैं, और लक्ष्य भी बड़ा साधा है। अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि इधर राहुल गांधी भी कमर कस के यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं 14 जनवरी से, और इंडिया भी खम ठोक रहा है। तो देखते हैं कि ये लड़ाई कितनी मजबूत होती है दोनों ही पक्षों के बीच में, या बीजेपी का करिश्मा एक बार फिर सबको लाजवाब करता है। इसका उत्तर तो हमें लोकसभा चुनाव के परिणाम देंगे, लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि तमाम बैठकें बीजेपी शासित राज्यों में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रही हैं, और बात सिर्फ 24 की नहीं है, बात 29 की भी शुरू हो गई। आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर। साथ ही हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत, वो भी एक विश्लेषक की तरह हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे युवा नेता स्पोक्स पर्सन मिथुन अहिरवार, उनका बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी हैं, बीजेपी की युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहला सवाल आप ही की तरफ मैं लेकर आता हूं। अब मिशन की बात अगर चल रही है तो यहाँ चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि अब आप आगे देख रहे हैं, मिशन 29 की भी बात आपने शुरू कर दी है। बीजेपी यहीं अपनी एक अलग तैयारी के साथ सामने आती, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, मिशन 29 नाम तो अभी दिया गया है, लेकिन इसकी तैयारी तो विधानसभा चुनाव से पहले से भी चल रही है। क्योंकि उनका जो टारगेट हमने जब पिछली बार देखा था, लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, तो उन्होंने एक आदिवासी उम्मीदवार उतार के उस पूरी लड़ाई को जीतने की कोशिश की थी। तो उनका लक्ष्य तो है कि छिंदवाड़ा भी हमको जीतना है, गुना उन्होंने जीती थी, उसके लिए भी उन्होंने 5 साल लगातार मेहनत की थी। और भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीति की निरंतरता होती है, वो कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती। वो ऐसा नहीं है कि आप एक जो चुनाव जीत गए हैं तो वर्कर बिल्कुल लेजी मूड में आ जाएगा कि अब तो जो है सेलिब्रेशन मोड पे ही चलेंगे 6 महीने, तो वो वैसा रहता नहीं। यदि वर्कर सेलिब्रेशन मोड पर चला भी जाए तो उनका जो टॉप लेवल पर जो लीडरशिप है, जो लगातार आखिरी कार्यकर्ता को देख रही है, लगातार वॉच कर रही है, वो उसे बैठने नहीं देती। वो आधा पन्ने के बाद मालूम होगा इस बार कहीं तो कहीं चौथाई पन्ना ना पकड़ा दें कि आपका ये जो है 10 घर हैं जिनसे आपको वोट लाना है। तो उसकी रणनीति इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में आप देखिए। क्योंकि यदि 24 की लड़ाई वो जीत लेती है तो फिर 29 के बाद उसको कांग्रेस कोई चुनौती नहीं बचेगी, क्योंकि इतना लंबा समय उसके कांग्रेस जब बाहर होगी तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने विकराल रूप में होंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है। शैलेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जब ये बात कही गई कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई और ये भी माना गया कि ये नारा कैसे पॉसिबल है। लेकिन बीजेपी के जहन में ये बात थी कि अगर कोई चुनौती है देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदी से तो वो कांग्रेस है, और इसलिए कांग्रेस पर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पर ही फोकस रही है उसकी चुनावी रणनीति। कांग्रेस के नेताओं को घेरना, उनको एलूफ भी करना, कई नेताओं को अपनी तरफ भी ले आना और कांग्रेस की चुनौती को कमज़ोर करना, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को टारगेट करना, ये इसे किस तरह देते? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां देश में 2 ही हैं। बाकी आप देख लें, समाजवादी पार्टी वो भले ही राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह खम ठोकने की कोशिश करें, लेकिन न समाजवादी पार्टी, न तृणमूल कांग्रेस, न दक्षिण से आने वाली पार्टी, वामपंथी तो हाँफ कर किनारे, माफ़ कीजिएगा, हो ही गए हैं। जी देखिए, जब लोकसभा की बात आती है तो अखिल भारतीय स्तर पर आपका प्रदर्शन कैसा है और वो चुनौतियां क्या हैं, इस पर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक था कि बीजेपी फोकस करती कांग्रेस को ही, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसका सभी राज्यों में अस्तित्व था, सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन आप यहाँ पे शरद जी देखिए कि किस तरह से हम अगर पूरा 2000 के बाद से देखें, जब अटल बिहारी 1998 के बाद से देखें और आज तक, आप पूरा पैटर्न समझिएगा बीजेपी किस तरह से काम करती है। अगर हम अभी 2024 की ही बात करें और प्रारंभिक हम स्थिति देखें उसकी तैयारी की, तो देखिए 2 मोटिवेशन होते हैं मतदाता के मतदान केंद्र तक जाने तक, एक ज़रूरत और दूसरा जुनून। तो ज़रूरत पर कैसे फोकस कर रही है बीजेपी, आप देखिए विकसित भारत अभियान जो चल रहा है उसमें आप देखिए कि एक हितग्राही तक बीजेपी पहुंच रही है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, तो ऐसे जुड़ रही। और जहाँ तक जुनून की बात है, जो दूसरा मोटिवेशन होता है, तो ये हिंदुत्व या राम मंदिर जैसे मुद्दों
से पैदा होते हैं, तो ये भी वोटर को वहां तक, आपने तो बहुत दोनों स्तर पर अच्छा काम आपने व्याख्या दी। जरूरत हो गई उज्ज्वला योजना, जरूरत हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना, और जुनून हो गया राम मंदिर, 370, एकता और अखंडता का मुद्दा। यानी विकास के मुद्दे, जरूरत के सारे मुद्दे, विकास के मुद्दे बीजेपी के पास हैं, और जुनून से जुड़े मुद्दे भी उसके पास है, क्योंकि वो जानती है, दिनेश जी भी इससे सहमत होंगे, कि ज़रूरत और जुनून दोनों का सम्मिश्रण ही किसी राजनीतिक दल को सफल बनाता है। मैं आता हूं कांग्रेस की तरफ। मिथुन जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति में बड़ी मेहनत करती है, बहुत शोध करती है, फिर मुद्दों को मिलाती है, फिर आधुनिक तकनीक और आधुनिक तकनीक के साथ मुद्दों का सम्मिश्रण कैसे किया जाए। ये 2023-24 की लड़ाई है जो 2014 से शुरू हुई। कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करनी है, आप भी देख समझ रहे हैं, लेकिन आपके पारंपरिक टूल्स जो हैं वो कई बार शायद आपको उलझन में डालते हैं कि ये कैसे छोड़ दें। जी देखिए शरद जी, क्या है कि जब हमारी हार हो जाती है तो हमारी जितनी भी बातें कही जाती है ज़्यादा उनमें वजन नहीं नज़र आता। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है कि पहले भी मेहनत नहीं की, इस चुनाव में भी हमने जम के मेहनत की, और हमारे चुनाव लड़ने के तरीकों की, हमने जिन मुद्दों को उठाया और खासकर जिन मुद्दों को हमने डाइल्यूट किया उनकी भी बड़ी तारीफ हुई, और 40% वोट हमको मिला, हमारा वोट इंटैक्ट रहा, और मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ वोटर्स ने हमको वोट भी दिया, हमारे मुद्दों में उन्होंने यकीन किया। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत प्राप्त हुआ जिसकी अपेक्षा हमें भी नहीं थी, और यदि ऐसा एक बहुमत प्राप्त हुआ और उससे यदि हमारा कार्यकर्ता आगे निराश हो जाए तो मध्य प्रदेश की जनता जो है उसका जो इतिहास है वो ये बताता है कि इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आप यदि पिछले 20 साल का मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा और विधानसभा का देखें तो अक्सर ये होता है, अमूमन ये होता है कि जो पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतती है वो लोकसभा का चुनाव देश में हार जाती है, सरकार बदल जाती है। ऐसा मध्य प्रदेश की जनता ने भी करके दिखाया, ऐसा देश की जनता ने भी करके दिखाया। आज के परिणाम को यदि हम बात करें, आंकड़ों के आधार पर यदि बात करें तो 5 ऐसी सीटें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सीटों का अनुपात है तो छिंदवाड़ा और सतना ये केवल 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें 7-7 विधानसभा सीटें हैं, बाकी सब में 8-8 हैं। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला और छिंदवाड़ा ये सीटें हम कुछ 19,000 से 57,000 वोटों तक से आज की स्थिति में लोकसभा के स्तर पर जीत चुके हैं। यहाँ जनता का हमारे समर्थन प्राप्त हुआ है। धार, बालाघाट, खरगोन यहाँ 3-4 हज़ार और 1500 वोटों की जो है मार्जिन है। मतलब 8 सीटें ऐसी हैं जो आज की स्थिति में हम फाइट में हैं। आज जब इलेक्शन की आचार संहिता नहीं लगी है, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से अपना कोई कैंपेन शुरू नहीं किया, तो हमारे पास कार्यकर्ता के पास काफ़ी कुछ करने को है, हमें हासिल करने को काफ़ी कुछ है। और मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि 20 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत करके देश में सरकार बनाई जाए। ये पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा। हमारा कार्यकर्ता और जनता दोनों मिलकर के इसको कर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो आपने एक खबर भी हमको दी कि धार, बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा सहित 4 और सीटें, इस पर तो पूरा जोर होगा ही कांग्रेस का, और बाकी सीटों पर भी वो जोर लगाएगी। लेकिन उन सीटों पर जहां हार का मार्जिन विधानसभा सीटों के हिसाब से या पिछले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कम रहा है, और जहां कांग्रेस का प्रभाव पार्टी मानती है, यानी कांग्रेस मानती है, वहां जोर ज़्यादा रहेगा। और ये अच्छी रणनीति इस मायने में हो सकती है कि बजाय आप 29 सीटों पर पूरी ताकत झोंकें, आप पहले उन सीटों पर ताकत झोंकें, क्योंकि पिछला नतीजा सिर्फ छिंदवाड़ा में सफलता का था। तो ये अच्छी रणनीति है। नेहा जी, आप किस तरह देखती हैं? अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत से आगे बढ़ रही, बात 24 की नहीं, बात आप 29 की भी कर रहे हैं। जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार किस प्रकार से सर्वसमावेशी समाज हो, किस तरीके से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके, किस तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको मूलभूत सुविधाएं ना प्राप्त हो, उसको लेके कार्य करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे में लग जाते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव समाप्त हो गए, चुनाव समाप्त होने के बाद हम अगली तैयारी में तो लगे, पर जहां पर हमने सीट्स लूज कर दी विधानसभा में, उनके जो प्रत्याशी थे उनकी बैठकें हुई, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठकें हुई, मोर्चों की संयुक्त बैठकें हुई हैं, उनको भी बल देने का काम किया। क्योंकि ये बात सत्य है कि चुनाव में कभी हार होती, कभी जीत होती है, पर जो आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर 2-3 महीने पहले चली थी 23 में भारतीय जनता पार्टी, 5 साल पहले उसकी शुरुआत आज से फिर हो गई है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो चाहे नव मतदाताओं को जोड़ना हो, चाहे नमो ऐप के माध्यम से प्रत्येक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो 10-10 नए लोगों को जोड़ेगा, तो उसकी संख्या, अगर मध्य प्रदेश में 50,000 गांव हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2-3-4 कार्यकर्ता रात्रि विश्राम करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, तो मध्य प्रदेश का कोई कोना, कोई व्यक्ति
छूट ना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि सभी लोगों को साथ में लेकर चलना। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब कांग्रेस पार्टी बंटवारे की राजनीति कर रही थी, पहले धर्म के आधार पर करती थी, फिर अब जातियों के आधार पर हो गई, और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए प्रमुख 4 ही जातियां हैं। इन्हीं 4 जातियों पर भारतीय जनता पार्टी का शरद जी विशेष फोकस है। एक गरीब जो है वो किसी भी जात का हो सकता है, उसकी उससे बड़ी जाति नहीं है। एक महिला जो उसको अपनी सुरक्षा से लेकर जिन योजनाओं का लाभ चाहिए, वो किसी भी जात किसी भी धर्म से हो सकती है। और इसीलिए हमने देखा कि अगर अल्पसंख्यक बहनें ट्रिपल तलाक के तंत्र को झेल रही थी और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तो उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनका बंटवारा नहीं किया। युवा की वही सारी उम्मीदें हैं जो किसी भी जात धर्म के युवा की होती है, और किसान, इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसको लेकर निरंतर काम कर रही है, संपर्क भी करेगी, संवाद भी करेगी। पर आज प्रश्न ये है कि आज तो स्थापना दिवस है कांग्रेस का, और पीसीसी में ताला लगा हुआ है। शरद जी, आपने एक ऐसा मुखिया चुनकर बैठा दिया कमलनाथ जी के बाद में, जो कहता है कि मेरा ध्यान रखना, पार्टी गई तेल लेना। दिनेश जी, मैं एक अलग सवाल की तरफ आ रहा हूँ। राजनीति है, राजनीति में तमाम बातें अपनी जगह हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस रणनीति की तरफ इशारा किया गया कि कांग्रेस ही वो प्रतिद्वंद्वी है जिसको आप अगर चोट पहुंचाएंगे, और जैसा आप भी कह रहे थे कि 2029 का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस की जो सप्लाई लाइन है राज्यों में, उसकी संख्या कम हुई है। हालांकि बीजेपी के लिए भी ये चुनौती रही है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, और 2018 में तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उसकी सरकारें बनी थी, राजस्थान में भी बनी थी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज गया था। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि जो नैतिक आदर्श और मूल्य होते हैं, जिसकी बीजेपी में बड़ी गूंज होती रही, अब वो चुनौती बीजेपी के सामने है, लेकिन उतनी गहरी नहीं जितनी कांग्रेस की है। इसलिए बीजेपी कम सप्लाई में भी लड़ लेती है। कांग्रेस के लिए क्या ये चुनौती आप गहरी देखते हैं कि आज या ये संचालन उसके भीतर जाना पड़ेगा कि आप अपनी नैतिकता को जगाइए? लड़ाई हथियार से अधिक कई बार नैतिक मूल्यों से होती है। नहीं, देखिए, हर जगह नैतिक मूल्यों का महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से बदलाव है, नैतिक मूल्य कहाँ आवश्यक हैं ये भी होता है। राजनीति में कई बार नैतिक मूल्य केवल बातचीत के लिए होते हैं। युद्ध हो या चुनाव हो, अल्टीमेटली आपकी जो स्ट्रैटेजी क्या है। कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे रणनीतिकार हैं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। उनके पास अच्छे रणनीतिकार होते तो क्या 22 जनवरी को जब राम मंदिर का आप रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके 1 सप्ताह पहले आप राहुल गांधी की पदयात्रा चालू करते क्या? जब पूरे देश का माइंडसेट, एक नैरेटिव तैयार हो रहा हो, और जब केवल लोग राम को देखना चाहते हैं, राम को सुनना चाहते हैं, और कांग्रेस तो वो पार्टी, इसमें पता नहीं है कौन कहाँ से निकलेगा और एक रामलला के खिलाफ कुछ बोल देगा या कुछ ऐसे धार्मिक टिप्पणी कर देगा कि राहुल गांधी की पूरी यात्रा एक तरफ चली जाएगी। तो वहाँ आपकी रणनीति महत्वपूर्ण होती है कि आप अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आपके पास संसाधन, जिसकी बात है तो संसाधन की कमी तो है ही। और ये जो लड़ाई की बात होती है कि कांग्रेस को क्यों घेरना चाहती, तो आप देखिए, आप कर्नाटक देखिए या तेलंगाना देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तो सीधे फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई तीसरा दल तो है नहीं। यदि इनको यहाँ घेर लिया जाएगा, 250 सीटें लगभग करीब होती हैं जहाँ इनकी दोनों की, भाजपा कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है। पिछली बार हमने देखा था राजस्थान में सरकार बनी, क्या गहलोत साहब 25 सीटें भाजपा को जाने से रोक पाए थे क्या? तो ये बड़ा सवाल है कि यहाँ 28 सीटें चली गई थी, छत्तीसगढ़ में तो चलिए थोड़ा सा बेहतर था। तो ये चुनाव के साथ रणनीति बदलती है और रणनीति के साथ बहुत सारे मुद्दे बदल जाते हैं। कम वक्त है, इसलिए आप सभी की रिएक्शन छोटी छोटी चाहूँगा। शैलेंद्र जी, 14 जनवरी को आज की राजनीति का एक बड़ा पहलू है ये भी, राहुल गांधी जा भी सकते थे अयोध्या कि मैं अयोध्या दर्शन करके अपनी यात्रा शुरू करूंगा। अगर किन्हीं कारणों से, सुरक्षा या किन्हीं कारणों से कहा जाता अनुमति नहीं मिलेगी, तो शायद ये भी बड़ा मुद्दा हो जाता। क्या राहुल और उनकी टीम इन सारी चीज़ों से, मैं बचना शब्द नहीं कहूँगा, शायद वो मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है? ऐसा राहुल जी के बारे में सुनते हैं, मैं अपने मार्ग पर सीधा चलूँगा, जबकि ये राजनीति का हिस्सा है, जैसा दिनेश जी कह रहे थे। बिल्कुल, दिनेश जी जो कह रहे थे सर, कि मेरे ख्याल से कांग्रेस में इस तरह की
सोचने की प्रवृत्ति ही खत्म होते जा रही है कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि कैसे काउंटर करना है। जैसे कमलनाथ ने कोशिश की थी, जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर काउंटर किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, अब उसको कितनी सफलता मिली नहीं मिली ये और बात है। उसको इंडोर्स नहीं किया पूरी पार्टी जी जी बिल्कुल, बल्कि वो घिर गए हिंदू राष्ट्र की बात करके। जी बिल्कुल। तो ये रणनीति जरूर कांग्रेस को इस विषय में सोचना चाहिए कि कैसे काउंटर करना है मुद्दों को। और जैसे कि दिनेश जी कह रहे थे कि ये टाइमिंग भी बड़ा अजीब है कि जब रामलला की पूरी एक माहौल बनने को तैयारी है पूरी में, वैसे में आपकी यात्रा शुरू हो रही, तो उसको कितना महत्व या तो ये यात्रा ही उत्तर प्रदेश से शुरू होती उसी समय और रामलला के मंदिर से दर्शन के बाद शुरू होती, भले ही 30 जनवरी से होती या फरवरी से होती। बहरहाल ये कांग्रेस की अपनी सोच है, हम तो किनारे बैठ के ही बात कर। जी आपका एक छोटा कमेंट मिथुन जी। सर, जाने और ना जाने में ऐसा भी बताया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को ना आने का बोला गया है, तो ऐसी भी कुछ बातें हैं। हमारे नेता कहीं जाते हैं वो भी खबर बनती है, हमारे कमलनाथ जी जाते हैं वहाँ भी खबर बनती है। तो कांग्रेस एक लगातार अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर रही है और उस पर काम कर रही है। इंडिया अलायंस हमारी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अगर ये बात कही जाती है कि हम रणनीति के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, देश के कमज़ोरों की जनगणना कराना, उनको न्याय देना, न केवल ये अच्छी रणनीति बल्कि ये अच्छी राजनीति भी है। इसी तरीके की बात होती है। अभी नेहा जी ने, बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, नेहा जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जातियों की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब वो कमज़ोरों को गरीब बोल करके आरक्षण देते हैं तो उसमें SC ST OBC उसका लाभ नहीं ले सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का लगातार प्रयास। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जहां तक है कि 29 के 29 इस बार लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। विधानसभा में अगर हमने 51% वोट परसेंटेज का लक्ष्य रखा था तो इस बार उसको 60% कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। कांग्रेस उसमें भी कहीं तुष्टिकरण ढूंढ रही है, अपनी एक यात्रा निकाल रही है। और शरद जी, हम सबको याद है कि जहां जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व में निकली थी, वहां सब जगह कांग्रेस का समेट दिया है जनता ने, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस सदैव से चला रही थी, अब जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। इतिहास इस बात का गवाह है, जिस पर कई कथाएं और कहानियां भी हमने सुनी हैं। एक फिल्म भी बनी थी जो इतिहास का एक ऐसा पन्ना है ब्रिटिश पीरियड का, केसरी, जिसमें गिने चुने मुट्ठी भर सिखों ने अफगानिस्तानी लड़ाकों के 10,000 के समूह को रोक दिया था और अंग्रेज रसद वहां पहुंची और अफगान लड़ाकों के पैर उखड़ गए। लड़ाई संख्या बल से कभी नहीं लड़ी जाती, लड़ाई रणनीति से और मनोबल से लड़ी जाती है। कांग्रेस को ये कोई नहीं समझा सकता है और ना उसके पास रणनीति की कमी है, मनोबल की। समझना है चीज़ों को, मैदान पर ठीक से एग्जीक्यूट करना है और सेल्फ से परे होकर नैतिक मूल्यों के साथ पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का और नेताओं का एक बड़ा हुजूम शायद कांग्रेस को चाहिए और कौन जानता है वो तैयार हो रहा हो। शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत धन्यवाद मिथुन जी, बहुत शुक्रिया शैलेन जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव। नमस्कार।